हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लगातार वीडियो को देखते हैं, लाइक एंड शेयर भी करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यूनिट 2 क्लास 12 का बिलियन स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों को सांद्रता और इसे प्रदर्शित करने की विधियाँ और इस पर जो न्यूमेरिकल्स थे इनका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है विलेयता या सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन भी आ जाता है कि विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो विलेयता और जो हमारा दूसरा टॉपिक जो रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? हेनरी का नियम। क्लियर? तो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो विलेयता और दूसरा हेनरी का नियम। तो हम लोग पहले समझते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं। देखिए, विलेयता का क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। जैसे ये मैंने बीकर लिया और बीकर में क्या किया, एक निश्चित ताप पर क्या ले लिया आपने, इसमें एक विलायक H2O ले लिया। ये क्या हो गया? विलायक हो गया, सॉल्वेंट से कहते हैं। और इसमें क्या किया अपन लोगों ने, चीनी का घोल बनाना है। इसमें आपने क्या इसमें ऐड इसमें कर दी, शुगर आपने इसमें ऐड की। ये क्या होता है? सॉल्यूट हो गया, यानी विलेय पदार्थ हो गया। अब टेम्परेचर क्या करना है आपको? कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है और क्या करना है? चीनी आपको इसमें घोलना है। आप इसको लगातार हिलाते जाएंगे, चीनी की मात्रा क्या होगी? घुलती चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, क्या होगा? जब इस विलायक में और अधिक चीनी की मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? यानी वो विलयन की अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि विलयन क्या हो गया? संतृप्त हो गया। तो विलेयता का भी जो टर्म है वो किसके लिए है? विलेय पदार्थ के लिए है। मतलब क्या हुआ? यानी इसकी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित आयतन को संतृप्त करने के लिए, जो विलायक के एक निश्चित आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो हम लोग इसको लिखते हैं डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाती है बच्चों। देखिए बेटा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी निश्चित ताप पर पदार्थ या विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो उस ताप पर विलायक के एक निश्चित आयतन में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, एक संतृप्त विलयन बनाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी विलेयता का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी समझ में, विलेय को आपको बोलना है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। दूसरा, इसमें आई होप आपको शायद समझ में आ गया विलेयता का क्या मतलब हुआ। ठीक है ना? विलेयता में क्या है? मतलब आपको एक संतृप्त विलयन का निर्माण करना है। 2 प्रकार के विलयन होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त का मतलब क्या हुआ? उसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। ठीक है ना? अब देखिएगा इसमें इस विलेयता को मात्रा देखिए क्या हो जाएगा। हमने किसको घोला? पदार्थ, विलेय पदार्थ को घोला है, मात्रा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो विलेय पदार्थ होगा उसकी ग्राम में मात्रा होगी और जो विलायक होगा वो मैंने इसको क्या लिया? विलायक का मैंने क्या लिया है? आयतन लिया है। विलायक का क्या लिया? एक निश्चित आयतन लिया है। मोस्टली क्या होता है, जो मोस्टली कॉमन जो सॉल्वेंटिकल टर्म है वो हम क्या लगाते हैं, यानी कि 100 ग्राम विलेय को 1 लीटर आयतन में जो घोलते हैं तो वो क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है। यानी इसकी जो यूनिट क्या बनेगी, विलेयता का जो मात्रा बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा? एक तो क्या हुआ, इन पदार्थ की मात्रा ग्राम
ठीक है ना। अगर विलेय पदार्थ मोल के रूप में है तो दूसरा देखिए मात्रक क्या इसका देखिए बन जाएगा, दूसरा इसका मात्रक बन जाएगा मोल प्रति लीटर। तीसरा गैस के टर्म में देखिए क्या होगा, पहला मात्रक ग्राम प्रति लीटर, दूसरा मोल प्रति लीटर। अगर ये गैसीय फॉर्म में है तो देखिए क्या हो जाएगा, गैस में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज के रूप में होता है, ठीक है ना। तो जो गैसीय द्रव की जो गैस में रहता है तो उसको किस रूप में हम मेजर करेंगे, मोल प्रति लीटर के रूप में मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर। तो दो मात्रक हो जाएंगे विलेयता के, ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा और दूसरा क्या है, मोल प्रति लीटर। यानी गैसीय अगर कोई विलायक को क्या करना है आपको, जो विलेय पदार्थ है अगर गैसीय फॉर्म में है तो उसको मोल पर लीटर में हम डिजॉल्व करेंगे, मोल पर लीटर उसका मात्रक बन जाएगा, अदरवाइज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। विलेयता को सबसे पहला जो कारक प्रभावित करने वाला वो क्या हो जाएगा, विलेय और विलायक की प्रकृति पर। अगर विलेय और विलायक की प्रकृति एक जैसी है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक थ्योरी पढ़ी थी लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग चलिए मैं इसको पहले रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें जो हमारा पहला कारक है वो क्या है, नंबर 1 विलेय तथा विलायक की प्रकृति है। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए अगर इसमें विलेय और विलायक की जो प्रकृति है वो एक जैसी है, यानी अगर हमारा विलेय भी आयनिक कंपाउंड है और अगर विलायक भी आयनिक कंपाउंड है, या विलेय भी हमारा सहसंयोजी है और विलायक भी सहसंयोजी है, तो इनकी विलेयता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सॉल्यूट मैंने ले लिया, विलायक मैंने ले लिया वाटर H2O, ठीक है ना, और इस वाटर में क्या किया आपने, ऐड क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का जो नेचर है वो कैसा है, आयनिक। दोनों ही क्या है, आयनिक नेचर के हैं, इसलिए क्या होगा, इसमें जो H2O में अगर आप सोडियम क्लोराइड या किसी अन्य आयनिक कंपाउंड को आप घोलेंगे तो क्या होगा, आसानी से इसमें घुल जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड की जो विलेयता है यहाँ पर जल में क्या है, बहुत अधिक है। इन केस अगर हम क्या ले लेते हैं, H2O आपने लिया और इसमें आपने क्या ऐड किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, एक सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है ना। ये कैसा हुआ, आयनिक हुआ, पोलर कंपाउंड है, पोलर है, ये पोलर है H2O, ये नॉन पोलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या होगा, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। इन केस अगर कोई सॉल्वेंट अगर हम ऐसा ले लेते हैं, जैसे हम बेंजीन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बेंजीन क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बेंजीन में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी यहाँ पर फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी है तो विलेयता बहुत अधिक होगी। इस थ्योरी को ध्यान रखिए, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, तो अगर विलेय और विलायक की दोनों की एक जैसी प्रकृति है तो क्या होता है, वो आसानी से उसमें घुल जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, दूसरा है ताप का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि H2O जो है इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक इसको बोलते हैं। ध्रुवीय अणु होता है H2O, और इसका जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वत्रिक विलायक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम कंपाउंड जो है, जितने भी पोलर कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड से वो क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दूसरा है ताप का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा 11वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, लासा तेलिए का नियम पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लेकिन ताप का प्रभाव एक्सप्लेन करने से पहले आपको लासा तेलिए का नियम पता होना चाहिए। यानी अगर हम किसी, आपको पता है सॉल्यूट को हमने क्या किया, सॉल्वेंट में घोला, मिलाया, तो क्या बन गया बच्चों, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इज दैट क्लियर? यानी अगर हम किसी भी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उनको किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी पदार्थ। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है, उसको एंडोथर्मिक इसको बोलते हैं, ऊष्मा शोषी क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर ये प्रोसेस हमारी क्या है, यानी इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है, तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। तो अगर ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, यानी ऊष्मा क्षेपी में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो है ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो लासा तेलिए के नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो लासा तेलिए के नियम के अनुसार हमको पता है कि ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था किधर चली जाती है, बैक साइड में चली जाती है। ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था क्या होती है, विपरीत दिशा में स्थापित हो जाती है। इसलिए ऊष्मा क्षेपीय क्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। इज दैट क्लियर? एक बार आपको फिर बताता हूं कि अगर ऊष्मा शोषीय क्रिया है, इसको हिंदी में लिख देता हूं, ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषीय क्रिया है, अर्थात ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो लासा तेलिए के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि साम्यावस्था हमारी किधर जाएगी, अग्र दिशा की ओर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसलिए इन केस अगर ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, यानी वे क्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर जो साम्यावस्था होगी वो विपरीत दिशा में चली जाएगी। इसलिए क्या होगा, विलेयता जो है वो घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर ऊष्मा क्षेपीय क्रिया की विलेयता जो है वो घटती है और ऊष्मा शोषीय क्रिया की विलेयता बढ़ती है। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट, थर्ड वन इज दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैसेस पर। क्या होता है, दाब का बहुत अधिक देखिए प्रभाव पड़ता है, और इससे संबंधित क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी गैसों की द्रव्य विलेयता के लिए दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए क्या एक साइंटिस्ट हुए थे, हेनरी, शायद आप लोग नाम सुना होगा, हेनरी। उन्होंने क्या किया था, एक अपना नियम दिया था, यानी गैसों पर द्रव की विलेयता से संबंधित दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी है, हेनरी का नियम। चलिए, तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक भी है हेनरी का नियम। तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी, इन्होंने क्या था, इन 1803 में, ठीक है ना,
द्रव में गैस की विलेयता को विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए ये नियम दिया। इधर क्लियर? तो किससे संबंधित है? विलेयता से संबंधित है। गैस पर जो है यानी किसी भी द्रव में गैस की क्या विलेयता है कि दाब का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित नियम है। इससे पहले हम लोग टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का प्रभाव पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का, इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। ये कंटेनर है, इस तरह से, इसमें नीचे क्या है, हमारा सॉल्वेंट विलायक H2O इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी इसमें गैसेस डिजॉल्व है, अभी डिजॉल्व नहीं है, ये O2 CO2 और भी हो सकती है। अब इसमें क्या करना है हमको, एक दाब लगाया हमने अगर यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है, ये O2 CO2 की जो जल में जो विलेयता है वो बहुत कम है, लेकिन क्या करें, अगर हम पिस्टन की सहायता से, पिस्टन की सहायता से क्या किया, इस पिस्टन की सहायता से अगर हम इन गैसेस के ऊपर प्रेशर एक अप्लाई करते हैं, ये पिस्टन हो गया, अगर हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, दाब इस पर अप्लाई करते हैं, दाब अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ जो O2 यानी गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जल में क्या होंगे, विलय हो जाएंगे। यानी अगर इस पर दाब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन या CO2 या अन्य जो गैसेस के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी, यानी वाटर में क्या होंगे, अधिक अणु डिजॉल्व होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हेनरी साहब ने तो क्या बताया है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से एक डेफिनेशन देखिए निकल के आती है। हम आपको दो नियम जो बताएंगे, ये हमारा पहला है। तो फर्स्ट देखिए क्या बताया इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि निश्चित ताप पर, साम्य दाब P पर किसी द्रव के लिए आयतन में m ग्राम गैस घुले हुए, मान लिया इनकी मात्रा कितनी है, मान लिया कि इसकी जो गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, m ग्राम है, ठीक है ना। गैस की जो मात्रा है वो क्या है, m ग्राम है, और साम्यावस्था पर क्या होगा, इस पर जो प्रेशर जो अप्लाई किया गया वो कितना है, P है। इज दैट क्लियर? गैस की मात्रा कितनी है, m, और साम्य दाब कितना ले लिया, P, तो क्या हो गया, m समानुपाती P हो गया। इज दैट क्लियर? समानुपाती का आप चिन्ह हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, इसे नियतांक कहेंगे, स्थिरांक हो गया। तो m बराबर क्या हो गया, यहाँ से Kp बन गया, जहाँ K क्या है, हमारा एक स्थिरांक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक डेफिनेशन देखिए निकल के आ जाएगी, यानी स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा यानी m क्या होती है, साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब P के समानुपाती होती है। इज दैट क्लियर? फिर एक बार डिफाइन करता हूँ, क्या देखिए डेफिनेशन हो जाएगी, यानी स्थिर ताप पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन, जो वाटर है इसका क्या होगा, एक निश्चित आयतन होगा, एक निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा m, गैस के साम्यावस्था में, गैस द्वारा क्या होगा, दाब लगाया जाएगा, साम्यावस्था में दाब P के समानुपाती होती है। समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, m समानुपाती Kp देखिए बन जाएगा।
तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, मैं लिखता हूं यहां पर। तो एक तो हमारा स्टेटमेंट देखिए निकल के आ गया, यानी स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में खुली गैस की मात्रा m, खुली गैस की मात्रा का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य में उपस्थित गैस के दाब P के समानुपाती होता है। एक तो ये डेफिनेशन आ जाती है, एक तो हमारा ये बन गया नंबर 1 स्टेटमेंट हेनरी नियम का। एक दूसरा स्टेटमेंट और आ जाएगा, हमको पता है कि जो यानी कि जो गैस है यानी जो इसका दाब P ये क्या होता है, ये जो होता है इसके विलय के जो मोल प्रभाज है उसके समानुपाती होता है। यानी गैस विलयन में अगर हम मोल प्रभाज के रूप में अगर हम इसको डिफाइन करें, यानी अगर हम विलयता को गैस की विलयन में मोल प्रभाज के रूप में अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए तो मोल प्रभाज के रूप में अगर हम विलयता को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, यानी विलय का जो मोल प्रभाज होगा, गैस का मोल प्रभाज होगा तो क्या होगा, इसके दाब P के समानुपाती होगा, ठीक है ना। या ये विलय का यानी कि गैस का मोल प्रभाज हो गया बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा KH K इंटू P, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहाँ से P बराबर देखो निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से P बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं K डैश को मान लेता हूँ, 1 अपॉन K डैश इंटू काई विलय, ध्यान दीजिएगा। या P बराबर क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दें KH के द्वारा इंटू काई विलय। ये क्या हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया इसका। इसका मतलब क्या हुआ, यानी गैस का दाब P विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या किसी भी विलयन में गैस का मोल प्रभाज P गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। P यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, P यहाँ पर क्या है, आंशिक दाब है। तो क्या हो गया डेफिनेशन यहाँ से दूसरी देखिए क्या बन जाएगी, यानी विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब P के समानुपाती होता है। यानी काई विलय बराबर क्या हो गया, K डैश इंटू P हो गया। यहाँ से तो P बराबर निकालना है कि नीचे आए 1 अपॉन K डैश हो गया इंटू काई विलय हो गया, यानी P बराबर क्या हो गया KH इंटू काई विलय। यहाँ पर KH क्या है, KH जो है वो हेनरी स्थिरांक, KH यहाँ पर क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व और भी कर सकता हूँ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर काई विलय। अब यहाँ पर क्या है, गैस P बराबर क्या हो जाएगा KH, मान लिया विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक के मोल प्रभाज आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर सोल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट है, तनु विलयन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए क्या होगा, उसमें विलय की जो मोलों की संख्या होगी वो यहाँ से क्या करेंगे, नगण्य हम मानेंगे। इन कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा P इंटू KH n अपॉन। तो इन फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर भी मैं इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर तो लिखता हूँ, इसका जो दूसरा जो स्टेटमेंट आएगा निकल करके वो लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरा इसका स्टेटमेंट देखिए क्या हो जाएगा, विलयन में गैस का मोल प्रभाज काई गैस हो गया, मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब P के समानुपाती होगा। यानी से बहुत सारी इसमें गैसेस हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, तो इनका सबका आंशिक दाब क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इनके दाब में क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज समानुपाती होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोनों आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इस पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राफ देखिए प्लॉट करता हूँ कि हेनरी कांस्टेंट KH यानी कि विलयन का मोल प्रभाज और आंशिक दाब P के बीच में, तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, यानी मोल प्रभाज क्या है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ अगर मैं प्लॉट करेंगे इस तरह से, ये ले लिया मैंने काई गैस यानी गैस का मोल प्रभाज, दूसरा क्या, गैस का आंशिक दाब P।
तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो गैस का मोल वाई गैस और इसके आंशिक पार्शियल प्रेशर के बीच में एक अगर ग्राफ और प्लॉट किया जाए तो क्या हो, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी इस तरह से, यहाँ से। इस दैट के लिए ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। एक बात बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आप देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 1/k डैश। 1/k डैश को मैंने किसके बराबर माना है, KH के बराबर माना। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, KH का मान, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH। यहाँ पर KH का मान जितना अधिक होगा, KH का मान जितना अधिक होगा, गैस की द्रव्य विलेयता उतनी ही कम होगी। अलग अलग गैसों के लिए क्या होता है, KH की वैल्यू अलग अलग आती है। तो जिस गैस के लिए KH का मान कम होगा उसकी विलेयता क्या होगी, द्रव्य में उतनी ही अधिक होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि जो विलेयता है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। अलग से आप नोट करके लिखिएगा, विलेयता इसका मतलब क्या हो गया, इसकी गैस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा आता है, 4 आपको गैस दी होंगी A B C D और उनके क्या होंगे, हेनरी कांस्टेंट आपको दिया होगा और आपसे फिर ये पूछेगा कि इन सभी में से कौन सी गैस जो है वो द्रव्य में सबसे अधिक घुलनशील है या विलेयता सबसे अधिक किसकी है, तो आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं हम लोग एप्लीकेशन और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड्स। पहला देखते हैं, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, ये ब्रोंकियस के इसके मीडियम माध्यम से क्या होती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स में क्या होते हैं, हमारे एल्वुलाई होते हैं। हिमालय लंग्स है तो इसमें क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, ALVEOLI। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते हैं एल्वुलाई होते हैं। तो यहाँ पर जाकर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो हमने ली है वो कहाँ जाती है, एल्वुलाई में चली जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होती है, इस एल्वुलाई की चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना, एल्वुलाई में जाने के बाद ये जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारे बॉडी का जो डायफ्राम है, ये भी क्या करता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होगा, इस एल्वुलाई क्या होता है, ये संकुचित हो जाता है। एल्वुलाई क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एल्वुलाई जो होगा वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाएगा। जब ये संकुचित होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो गैसेज जो मॉलिक्यूल हैं, यानी O2 के जो मॉलिक्यूल होंगे, O2 गैस जो है उस पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। भाई नीचे से प्रेशर आ रहा है एल्वुलाई पे, ठीक है, एल्वुलाई भी क्या हो रहा है, हमारा संकुचित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें गैसी मॉलिक्यूल है उनका प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है, बाहर इस तरह से चारों तरफ की ब्लड कैपिलरीज हैं, इधर आ जाएंगे निकल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन में जो है इनकी विलेयता बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर। फिर एक बार समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन की रखते हैं विलेयता, ऑक्सीजन आपने ली, ठीक है ना, ब्रोंकियस के माध्यम से। लंग्स का एक पार्ट है एल्वुलाई, एल्वुलाई में आता है और एल्वुलाई क्या होता है, संकुचित होता है। और हमारा जो डायफ्राम है ये भी अपवर्ड की तरफ आता है, जो बॉडी का जो डायफ्राम है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, एल्वुलाई जब संकुचित होगा तो गैसी मॉलिक्यूल पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज हैं यानी कि जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनमें क्या होगा, इसकी घुलने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो रक्त में बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर। तो पहला हमारा ये एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन देखिए क्या है, दूसरा है पेय पदार्थ। आप लोगों ने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला ये सब आपने पिए हैं, देखे भी हैं। तो क्या होता है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या की जाती है, इसमें हाई प्रेशर पे इसमें भरी जाती है। हाई प्रेशर पे क्यों भरते हैं हम लोग, इससे क्या होता है, CO2 की जो भी उसमें विलायक है उसमें जो विलेयता वो बढ़ जाती है, इसलिए हाई प्रेशर पे इसको भरा जाता है। तीसरा क्या है, पर्वतारोही जो होते
बहुत ही यूजफुल है ये नियम, हेनरी का नियम। आपने देखा होगा ये क्या है, अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, इस तरह से माउंटेन है, ठीक। अब अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल है हमारी अर्थ, इलेक्ट्रिकल बनाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा अगर कोई पर्सन बिल्कुल इस हाइट पे है, यानी इसके और इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है और एक पर्सन कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो देखिएगा इसके और इसके बीच में यहाँ पर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अधिक। यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या है, अधिक लगेगा, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हुआ, कम होगा। यानी जो पर्वतारोही होते हैं अगर वो पर्वत पर जाते हैं तो क्या होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की रक्त में जो बहने की जो क्षमता है, वो डिजोल्यूशन पावर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या जो दाब है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी जो ऑक्सीजन गैस का जो दाब है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, इसलिए जो ऑक्सीजन है उसकी रक्त में घुलने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं पर्वतारोही, इसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो ले जाते हैं उसमें हीलियम ऑक्सीजन गैस भरी होती है, उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा एक गैस और भरी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, क्वेश्चन भी आता है, क्या कारण है कि पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर में अपने साथ नाइट्रोजन गैस भी ले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन जो गैस होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता को बढ़ा देती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ नाइट्रोजन गैस को भी ले जाते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन की ब्लड में जो विलेयता है उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका हम लोग लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसकी जो पहली जो लिमिटेशन क्या है कि जो हेनरी का जो नियम है ये क्या है, सिर्फ आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, लेकिन जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए भी वैलिड हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि कम दाब पर क्या है, हेनरी का जो नियम है वो वास्तविक गैसों के लिए भी वैलिड है, मान्य है। तो दाब क्या होना चाहिए, कम दाब। रेयरली गैसेस आइडियल है, मोस्ट कॉमन क्या है, गैसेस कैसी हैं, नॉन आइडियल है सारी, वास्तविक रियल गैसेस हैं। तो कम दाब पर क्या होगा, रियल गैसेस के लिए, वास्तविक गैसों के लिए भी ये वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पहली लिमिटेशन क्या होना चाहिए, क्या हो गई कि दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। दूसरी जो इसकी लिमिटेशंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये नियम जो है केवल उन गैसों पर ही लागू होता है जो क्या करती हैं, विलायक के साथ किसी तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। नो रिएक्शन विद सॉल्वेंट, दैट इज नॉट नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। मतलब क्या हुआ, क्या करना चाहिए, यानी विलायक के साथ जो है किसी तरह का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। तीसरा है, ताप बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, ये 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला दाब कम होना चाहिए, क्योंकि कम दाब पर क्या होती हैं, वास्तविक गैसें भी आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं। दूसरा क्या है, विलायक के साथ इनकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, अर्थात वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए। ताप भी क्या है, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था स्टूडेंट्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इनकेस आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।